नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो हम यहाँ अध्ययन कर रहे थे मध्यवर्ती उच्च भूमि का। और मध्यवर्ती उच्च भूमि में सर्वप्रथम हमने अध्ययन किया था अरावली श्रेणी का। अरावली श्रेणी का हमने देखा कि इसकी जो प्रारंभ है वो गुजरात से होकर दिल्ली तक जाता है, यानी कि ये 4 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 क्षेत्रों में होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मालवे के पठार की। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मालवा का पठार से संबंधित है। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें नई नई वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य रूप से करें। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा वीडियो, मालवा का पठार। देखो, मालवा का पठार है जो अपने भारत के मध्य प्रदेश में आता है। किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है ये वाला क्षेत्र। ये सारा क्या है भाई? मालवा का पठार है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो मालवा का पठार है, इधर तो इसके क्या पड़ जाती है भाई? अरावली पर्वतमाला। क्या पड़ जाती है? अरावली पर्वतमाला। यहाँ पे राजस्थान का हाड़ौती का पठार, क्या है भाई? हाड़ौती का पठार। यहाँ पर बेगलखंड का पठार और यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। और ये नीचे पड़ जाता है दक्कन का पठार। तो ये बीच में जो स्थित है ये है मालवा का पठार। क्या है भाई? मालवा का पठार। तो हम कह सकते हैं कि मालवा के पठार की सीमा का निर्धारण उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला करती है, उत्तर में बुंदेलखंड पठार और हाड़ौती का पठार, पूर्व में बेगलखंड का पठार और दक्षिण में दक्कन का पठार इसकी सीमाओं का निर्धारण करता है। ये स्पष्ट हो गया भाई, सीमाएं निर्धारित कहाँ से होती हैं, और ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये तो इसकी हो गई लोकेशन। क्या हो गई? लोकेशन। अब हम इसकी बात करते हैं कि आखिरकार इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई मालवा की, क्यों इसे मालवा का पठार कहा गया। मालवा के पठार का नामकरण यहाँ पर रहने वाली मालव जाति के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया? मालव जनजाति के आधार पर किया गया। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर प्राचीन समय में मालवा शासक भी रहे हैं। मालवा क्षेत्र प्रसिद्ध था और यहाँ के प्रमुख शहरों में विदिशा था। क्या था भाई? विदिशा था। मालवा का पठार अरावली व विंध्याचल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। जैसे हम देखते हैं ये हमारा क्या है भाई? भारत है। और यहाँ हमने देखा अरावली पर्वतमाला दिल्ली तक जाती है, रायसेन की पहाड़ी तक, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, पालनपुर से प्रारंभ होकर गुजरात से। और जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ आती है हमारी कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। तो दोनों के बीच में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि मालवा का पठार अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। मालवा का पठार ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित हुआ है, इसलिए यहाँ की मिट्टी काली पाई जाती है। कैसी है भाई? यहाँ की मिट्टी काली है, यानी कि यहाँ काली मिट्टी होती है जो कपास की कृषि के लिए अधिक लाभदायक होती है। ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे है? ज्वालामुखी से निर्मित है। तो यहाँ नीस और ह्यूमस की मात्रा इन मिट्टियों में अधिक पाई जाती है। आगे बात करते हैं। मालवा के पठार के उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। क्या कह रहा है भाई? उत्तर में तो क्या है? अरावली, दक्षिण में क्या है भाई? विंध्याचल, और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, जब हम और डीपली जाके देखें तो उत्तर पश्चिम में तो अरावली पड़ जाता है, उत्तर में हाड़ौती का पठार राजस्थान का, और वहीं उसके ऊपर बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, दक्षिण की बात करें विंध्याचल पर्वतमाला या दक्कन का पठार, और पूर्व की बात करें तो वहाँ बेगलखंड का पठार स्थित है।
आगे बात करते हैं, मालवा के उत्तर में हाड़ौती का पठार राजस्थान में स्थित है। हमने भी बताया जस्ट मालवा के ऊपर क्या है भाई, हाड़ौती का पठार जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे बात करते हैं हम मालवा के पठार की, किसकी बात कर रहे हैं हम, मालवा के पठार की। तो किससे निर्मित था, ज्वालामुखी से, समुद्र तल से, किससे, समुद्र तल से। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई क्या कह रहा है भाई, औसत ऊंचाई कितनी है, 500 से 610 मीटर है। क्या भाई, 500 से 610 मीटर है क्या भाई ऊंचाई, किससे, समुद्र तल से ऊंचाई किसकी, मालवा के पठार की। यानी मालवा के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 से 610 मीटर है। कितनी है, 500 से 610 मीटर है। ठीक है, ये तो हो गए भाई समुद्र तल से ऊंचाई किसकी, मालवा के पठार की। भाई ऊंचा क्षेत्र पाया जाएगा क्योंकि दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। दूसरा लावा निर्मित है, तो लावा ऊपर आता है तो ऊंचा क्षेत्र पाया जाता है। अब यहाँ कह रहा है मालवा के पठार में कहीं कहीं उर्मिल मैदान, चपटी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं भाई, उर्मिल मैदान, चपटी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। हमने यहाँ देखा ये अरावली पर्वतमाला गई, ये विंध्याचल पर्वतमाला गई, बीच में यहाँ मालवा का पठार है। तो यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस प्रकार से हैं, कैसे हैं भाई, इस प्रकार से हैं। तो ये जो क्षेत्र बना ये वाला, ये क्या होएगा, उर्मिल मैदान होगा। क्या होगा, उर्मिल मैदान, जिसको हम कह सकते हैं चपटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मालवा के पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ। जैसे कि हम देखते हैं इसका ढाल उत्तर की तरफ है, तो यहाँ पाई जाने वाली अधिकतर नदियाँ जैसे चंबल हो गई, ठीक है भाई, और काली सिंध हो गई, बेताब हो गई, छिप्रा हो गई, ये सारी नदियाँ किस तरफ बहती हैं, उत्तर दिशा में बहती हैं और यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं, उत्तर की तरफ है, जिसके कारण चंबल, बेताब, काली सिंध नदियाँ उत्तर दिशा में प्रभावित होती हैं। किस दिशा में प्रभावित होती हैं भाई, उत्तर दिशा में प्रभावित होती हैं। इस प्रदेश की अधिकतर नदियों का उद्गम यहीं से होता है, यानी कि मालवा का पठार है जो क्षेत्र आता है, यानी कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला। क्या कह रहा है भाई, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला और बीच में ये मालवा का पठार। तो इस क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं, मालवा के पठार से उद्गम होता है। कहाँ से होता है, मालवा के पठार से इनका उद्गम होता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। मालवा के पठार को क्या कहा जाता है भाई, नदियों का मायका भी कहा जाता है। मालवा का पठार चंबल व नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य भी करता है। क्या करता है भाई, जल विभाजक का कार्य भी करता है। हम कह तो ये सकते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला है जो चंबल और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। जैसे कि भाई ये तो अपनी गई अरावली, क्या हो गई भाई, अरावली, ठीक है, ये हो गई अपनी विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल के इधर बहती है नर्मदा नदी, कौन सी बहती है, नर्मदा, और ये आ गया अपना मालवा का पठार, और यहीं से क्या निकलती है, चंबल नदी, क्या निकलती है, चंबल नदी। तो हम कह सकते हैं कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो क्या करती है भाई, जल विभाजक का कार्य कर सकती है, यानी नर्मदा और चंबल के बीच में जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो जल विभाजक कार्य करती है। और वहीं हम कह सकते हैं कि जो मालवा का पठार है वो नर्मदा और चंबल नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। यहाँ हम बात करते हैं थोड़ी सी, ये वाला क्षेत्र है अपना, कौन सा है, हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, इस वाले क्षेत्र की, इसको हम कहते हैं मालवा का पठार। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किसका है भाई, मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो मालवा का पठार है, ठीक है। इसकी जो फैलाव है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 88,222 मीटर। कितना है भाई, 88,222 मीटर क्षेत्रफल इसका, क्या है भाई,
क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। और यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक श्रेणी है शिगार, जो मालवा के पठार की सर्वोच्च श्रेणी है और जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। कितनी है? 881 मीटर। कौन सी श्रेणी है? शिगार। कौन सी है भाई? शिगार श्रेणी है। दूसरी हम यहाँ देखते हैं, ये चंबल नदी है और ये विंध्याचल पर्वतमालाओं की श्रेणी से निकलते हुए और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, राजस्थान के कोटा से होते हुए और मध्य प्रदेश और राजस्थान की यहाँ पर सीमा बनाते हुए। आगे बात करते हैं, यहाँ की जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है और जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई है 457 मीटर। कितनी है भाई? 457 मीटर। यहीं से हम देखते हैं क्षिप्रा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है भाई? क्षिप्रा नदी भी निकलती है। ये हमारी कौन सी हो गई भाई? नर्मदा नदी हो गई। क्या हो गई भाई? नर्मदा नदी। और ये हो गई अपनी कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। क्या हो गई भाई? विंध्याचल पर्वतमाला। ये बेताब नदी है जो यहीं से निकलती है। आगे बात करते हैं हम इनकी। इस पठार पर सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन होता है। क्या होता है? अवनलिका अपर्दन, यानी कि जो भूमि है उसमें कटाव अधिक मात्रा में होता है और गहरी गहरी घाटियाँ निर्मित होती हैं। क्या होती हैं? घाटियाँ निर्मित होती हैं, जिन्हें हम चंबल के बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा होता है। किस नदी के द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा होता है, इसलिए इसे चंबल का बीहड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबल का बीहड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? चंबल नदी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहीं पर ये सबसे बड़ी नदी है। और जैसे बेताब हो गई, काली सिंध हो गई, क्षिप्रा हो गई, ठीक है, ये सारी नदियाँ कैसी हैं भाई? चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर हम मालवा के क्षेत्र को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। सबसे पहला आता है उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र। क्या कह रहा है भाई? उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, जिसे हम दर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है केंद्रीय पठार क्षेत्र, बिल्कुल बीच के मध्य का भाग। जैसे कि भाई ये मान लो हमारा क्या हो गया? मालवा का पठार हो गया। क्या हो गया? मालवा का पठार। सबसे पहले तो कह रहा है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला हिस्सा उत्तरी पूर्वी हो गया। दूसरा कह रहा है केंद्रीय पठारी क्षेत्र। क्या कह रहा है भाई? केंद्रीय पठारी क्षेत्र। तीसरा कह रहा है उत्तरी पश्चिम पठारी क्षेत्र, ये वाला हो गया। और चौथा कह रहा है नर्मदा घाटी। नर्मदा यहाँ से होती है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र, या इसे हम निमाड़ की समतल भूमि भी कहते हैं। नर्मदा के अंतर्गत आता है, उसे क्या कहते हैं? हम निमाड़ की समतल भूमि भी कहते हैं। मालवा का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट व निस्स से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट और निस्स से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट और निस्स से हुआ है। किसका भाई? मालवा के पठार का निर्माण। आगे बात करते हैं। मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर है। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी शिगार है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर या 881 मीटर है। कितनी है? 880 या 881 मीटर है। मालवा के पठार में ही जानापाव पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 457 मीटर है और यहीं से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र से छिप्रा, कोसी, बेताब नदियों का उद्गम भी इसी पठार से होता है। कौन कौन सी? छिप्रा, कोसी, बेताब नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। यहाँ हम देखते हैं, ये जो अपना है शिगार है। क्या है भाई? शिगार 880। कितनी है ऊंचाई? 880, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी। आगे बात करते हैं हम, ये जानापाव पहाड़ी है और यहीं से क्या निकल रही है भाई? चंबल नदी निकल रही है, जो कोटा होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं ये क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी है भाई? क्षिप्रा नदी। इसके अलावा
ये अपनी कौन सी है, रहिंद नदी है जो सहायक नदी है, और ये कोसी नदी है जो भी कैसी है, सहायक नदी है, किसकी, चंबल नदी की सहायक नदी है। हम यहाँ देखते हैं ये अपनी बेताब नदी है जो कहाँ मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। और जो ये क्षेत्र है ये पूरा क्या है भाई, मालवा का पठारी प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 88,222 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई। ये अपनी नर्मदा नदी हो गई, क्या हो गई भाई, नर्मदा नदी हो गई। और ये पूरा है जो मैप है ये मध्य प्रदेश का है, किसका है, मध्य प्रदेश का। अगर मध्य प्रदेश के हिस्से की बात करें तो मालवा पठार जो पड़ता है मध्य प्रदेश के 88% हिस्से में पड़ता है। कितने प्रतिशत हिस्से में पड़ता है, 88% हिस्से पर स्थित है। तो ये हो गया हमारा आज का मालवा का पठार। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट है, तो उसको क्लियर करने के लिए कमेंट अवश्य रूप से करें। इसके साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य रूप से इसको सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।